हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एमजीएम केयर इंस्टीट्यूट में। तो स्टूडेंट्स, हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे। उसमें आज हम गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में गिब्स फ्री एनर्जी की। गिब्स फ्री एनर्जी को हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये होता क्या है? यह वो एनर्जी होती है जो कि किसी यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, वह एनर्जी जो किसी यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट हो जाए उसको गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। और अगर यूज़फुल वर्क को दूसरे टर्म्स में मैं बोलूँ तो यूज़फुल वर्क को मैं बोल सकता हूँ जो नॉन पीवी वर्क डन में कन्वर्ट हो जाए या फिर जो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, नॉन पीवी वर्क डन मतलब डब्ल्यू का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं? माइनस में पी डॉट वी। ठीक है, पी डॉट डी वी लिखते हैं। तो ये वाला वर्क डन नहीं होना चाहिए, मतलब कि जो एनर्जी है वो किसी यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट हो जानी चाहिए। उसको बोलते हैं क्या? गिब्स फ्री एनर्जी, और उसको जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जैसा कि हमने डेल्टा एच एंड डेल्टा एस निकाला, वैसा ही जो एब्सोल्यूट वैल्यू है जी की वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं? चेंज को कंसिडर करते हैं। तो डेल्टा जी की वैल्यू हम निकालते हैं। ठीक है, डेल्टा जी सिस्टम के लिए क्या होगा? माइनस में वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है? नेगेटिव 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 पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जी इक्वल्स टू एंथैल्पी माइनस टी इंटू एंट्रोपी। ये जी का फॉर्मूला होता है, लेकिन हम पहले ही बता चुके हैं कि किसी भी एब्सोल्यूट वैल्यू हम निकाल नहीं सकते। इसलिए हम क्या करते हैं? चेंज। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। ठीक है, और अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकालना है तो डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू डेल एच नॉट माइनस टी डेल एस नॉट। और इन दोनों इक्वेशंस को हम बोलते हैं गिब्स हेल्मनटॉस इक्वेशन। ठीक है, गिब्स हेल्मनटॉस इक्वेशन। ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स इन देयर वर्चुअल और फ्री स्टेट, वर्चुअल या फ्री स्टेट, फ्री स्टेट से मतलब जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब फ्री स्टेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के लिए डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या होती है? ज़ीरो, मतलब कि स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, डेल्टा जी से हम किसी भी प्रोसेस या रिएक्शन का नेचर कैसे निकाल सकते हैं? अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या रिएक्शन है। अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या रिएक्शन है। और अगर डेल्टा जी की वैल्यू ज़ीरो है तो वो प्रोसेस या रिएक्शन इक्विलिब्रियम के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, डेल्टा जी ज़ीरो, ये थोड़ा सा याद रखना है। डेल्टा जी ज़ीरो मतलब इक्विलिब्रियम, नेगेटिव स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अब देखते हैं कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनियस कब होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस कब होता है? तो इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे अपन, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस। ठीक है, फर्स्ट, अगर सपोज डेल एच पॉजिटिव एंड डेल एस नेगेटिव, तो देखो इस फॉर्मूले में डेल एच पॉजिटिव, ठीक है, माइनस टी इंटू डेल एस नेगेटिव, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव प्लस में टी इंटू पॉजिटिव। तो अब टी, तो नेगेटिव तो मैं रखूँगा नहीं। ठीक है, तो डेल जी जो आएगा, डेल जी वो हमेशा क्या आएगा? ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब कि डेल जी आएगा पॉजिटिव। ठीक है, अब पॉजिटिव तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा एट ऑल टेम्परेचर पे। कोई सा भी टेम्परेचर रखूँ मैं, वो क्या हो जाएगा? डेल जी हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो डेल जी पॉजिटिव मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, या फिर प्रोसेस। नेक्स्ट है, अब इसको मिटा देता हूँ मैं, वापस यही समझाना है मुझे। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल एस पॉजिटिव है तो देखो डेल जी इक्वल्स टू डेल्टा एच नेगेटिव माइनस टी इंटू पॉजिटिव। ठीक है ना। अब कुछ भी लो तो डेल जी तो हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव ही आएगा ना टेम्परेचर। तो सभी टेम्परेचर पे डेल जी स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि डेल जी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है? नेगेटिव। ये समझ में आया? ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है? दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो डेल जी इक्वल्स टू पॉजिटिव माइनस में टी इंटू पॉजिटिव वैल्यू। अब देखो, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो पीछे वाली वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। पीछे वाली वैल्यू ज़्यादा हो गई तो डेल जी आ गया नेगेटिव। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर मतलब हाई टेम्परेचर पे डेल जी नेगेटिव, और नेगेटिव मतलब स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर कम करता हूँ, कम करता हूँ तो पीछे वाली वैल्यू कम हो जाएगी और आगे वाली ज़्यादा, तो डेल जी आ जाएगा कितना? पॉजिटिव। तो
टेम्परेचर को कम करने पर डेल जी आ जाएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये चीज़ समझ में आ गई आपको? चलो आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोनों ही नेगेटिव हो। तो देखो डेल जी इक्वल्स टू नेगेटिव, ठीक है, दोनों नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो टी इंटू डेल एस। ठीक है, अब ये तो पॉजिटिव ही बोलूँगा इसको मैं। अब देखो डेल जी नेगेटिव एन टी डेल एस, तो अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ, टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ तो पीछे वाली वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा ज़्यादा, तो पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो डेल जी हो जाएगा पॉजिटिव जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, और जब टेम्परेचर कम करते हैं तो आगे वाली वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी तो डेल जी हो जाएगा नेगेटिव। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर हाई टेम्परेचर पे पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस, और अगर टेम्परेचर मैं कम करता हूँ तो नेगेटिव वैल्यू डेल जी की, नेगेटिव मतलब स्पॉन्टेनियस। तो इस तरीके से हम स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस को पहचानते हैं किस रिएक्शन से, डेल जी इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस। ठीक है, अब आता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड डेल जी नॉट के बीच में रिलेशन। तो डेल जी नॉट कहाँ से आया, रिएक्शन होती है डेल जी इक्वल्स टू डेल जी नॉट प्लस में 2.303 आर टी लॉग क्यू, और ये क्यू होता है रिएक्शन कोशेंट जो मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको बताया था। जब इक्विलिब्रियम होता है तो डेल जी हो जाता है ज़ीरो, और इक्विलिब्रियम पे जो कांस्टेंट है वो के इक्विलिब्रियम बन जाएगा, तो रिएक्शन आ जाएगी डेल जी नॉट इक्वल्स टू माइनस में 2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम। तो ये वैल्यू यहाँ से आती है। ठीक है, तो रिलेशन है डेल जी नॉट इक्वल्स टू माइनस में 2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम। तो रिलेशन ही काम का है अपने, इसलिए मैंने रिलेशन ही यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आता कैसे है अपने को नहीं जानना है। ठीक है, नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन डेल जी नॉट एंड ई एम एफ ऑफ द सेल। तो वही डेल जी इक्विलिब्रियम पे जीरो हो जाएगा, तो डेल जी नॉट इक्वल्स टू माइनस में एन एफ ई नॉट सेल, जहाँ पे जो एन होता है वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन द रिएक्शन, एफ होता है नंबर ऑफ फैराडे, एंड ई नॉट सेल होता है ई एम एफ ऑफ द सेल एट स्टैंडर्ड कंडीशन, नॉट लगा हुआ है यहाँ पे इसलिए। ठीक है, तो ये सब था गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो करके देखते हैं अपन कि हमने को ये समझ में आया है या नहीं आया। तो फॉर ए रिएक्शन डेल एच इक्वल्स टू 400 किलो जूल पर मोल एंड डेल एस इक्वल्स टू 200 जूल पर केल्विन मोल। तो पूछा है द टेम्परेचर एट विच इट विल बी स्पॉन्टेनियस, तो किस टेम्परेचर पे ये जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। ठीक है, स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। ठीक है, तो डेल जी नेगेटिव होना चाहिए, और डेल जी क्या होता है डेल एच माइनस टी डेल एस, वो भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, नेगेटिव होनी चाहिए, मतलब कि डेल एच लेस देन टी डेल एस होना चाहिए, और जो टेम्परेचर है वो ग्रेटर देन होना चाहिए डेल एच अपॉन डेल एस से। ठीक है, बस वैल्यूज़ रखनी है अपने को। तो डेल एच कितना दे रखा है अपने को 400 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल, और डेल एस दे रखा है 200 जूल पर केल्विन मोल। तो जूल जूल कट गया, मोल मोल कट गया, केल्विन बच जाएगा, ये कैंसिल हो गया। तो टेम्परेचर जो है दिस इंक्लाइज, टेम्परेचर जो है 2000 केल्विन से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तब रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट 500 केल्विन टेम्परेचर डेल एच इक्वल्स टू 15 किलो कैलोरी पर मोल, डेल एस इक्वल्स टू 20 कैलोरी पर केल्विन मोल। तो पूछा है कि क्या ये स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो डेल जी की वैल्यू निकाल के देखते हैं। डेल जी इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस, डेल एच दे रखा है अपने को 15 किलो कैलोरी माइनस टेम्परेचर 500 इंटू डेल एस टू 20, तो ये आ गया 5000। तो डेल जी क्या आ गया अपना पास, ग्रेटर देन ज़ीरो मतलब पॉजिटिव, और जब डेल जी पॉजिटिव होता है तो रिएक्शन होती है या प्रोसेस होती है नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब कि ये स्पॉन्टेनियस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ के इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू 10 एट 300 केल्विन देन फाइंड डेल्टा जी नॉट इन जूल्स। तो बस फॉर्मूला लगा ना इसमें, तो डेल जी नॉट इक्वल्स टू माइनस में 2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम माइनस 2.303 आर जूल में निकालना है, तो आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 300 इंटू लॉग के इक्विलिब्रियम लॉग 10 1 होता है। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा माइनस में 5700 जूल। तो ये अपना आंसर
इस तरीके से निकल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट हैं जो अपने को याद रखने हैं। आइस से वाटर का जो इक्विलिब्रियम होता है ये फिजिकल इक्विलिब्रियम है, और उसकी जो कंडीशन अगर ये है टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 atm, तो इस कंडीशन पे ये इक्विलिब्रियम पे रहता है। इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब डेल जी की वैल्यू यहाँ पे 0 रहेगी। इसी तरीके से वाटर और स्टीम का जो इक्विलिब्रियम है वो उसका कंडीशन 100 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर 1 atm है, और इस कंडीशन पे ये इक्विलिब्रियम पे है, इस इक्विलिब्रियम पे इसका मतलब डेल जी की वैल्यू यहाँ पे भी कितनी रहेगी, 0 रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं ट्लोट। क्या बोलते हैं इसको? ट्लोट। ठीक है, तो अभी तक मैं बोलता आ रहा था कि जो एंट्रोपी है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम एंट्रोपी की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब कि 0 केल्विन, जो कि कभी होता नहीं है लेकिन हम मानते हैं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे किसी भी सब्सटेंस की जो एंट्रोपी होती है उसको 0 लिया जाता है। ठीक है, और जो सब्सटेंस होता है वो परफेक्ट क्रिस्टल की तरह बिहेव करता है। परफेक्ट क्रिस्टल मतलब कि एज ए सॉलिड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ फ्लोट वी कैन कैलकुलेट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी ऑफ सब्सटेंस। जैसे कि एंट्रोपी क्या करते हैं अपन? एस एट T2 टेम्परेचर एंड एस एट T1 टेम्परेचर। अब सपोज T1 टेम्परेचर को मैं बोल रहा हूँ 0 केल्विन, और हमने फर्स्ट लाइन में बोला कि 0 केल्विन पर किसी भी सब्सटेंस की जो एंट्रोपी है वो हम 0 मानते हैं। तो T1 टेम्परेचर पे जो S1 होगी वो तो हो जाएगी 0, तो डेल्टा एस की वैल्यू डायरेक्ट किसके बराबर आ जाएगी? एस ऑफ T2 के, और इनमें से एक वैल्यू हमें पता होती है, तो ये वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो इस तरीके से हम 0 केल्विन पर किसी भी सब्सटेंस की एंट्रोपी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आउट ऑफ ई मतलब इंटरनल एनर्जी, एच मतलब एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड गिब्स एनर्जी, इन चारों में से केवल जो एंट्रोपी है उसको ही हम डिटरमाइन कर सकते हैं, मतलब उसका ही एब्सोल्यूट वैल्यू हम निकाल सकते हैं, बाकी किसी का भी नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है ना, इस थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से। नेक्स्ट, जहाँ वो एक्सेप्शन जहाँ पे 0 केल्विन पर भी जो एंट्रोपी है वो 0 नहीं होती है, वो क्या है? फर्स्ट है आइसोटोप्स का मिक्सचर, जैसे C12 C14। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया जाता है तो भी इनके जो न्यूक्लियर हैं, जो न्यूक्लियस हैं, देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन आइसोटोप्स। इनके न्यूक्लियस पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे एंट्रोपी 0 नहीं होती है। नेक्स्ट है ग्लासी सॉलिड्स। इसके एग्जांपल क्या हैं? CO CO2 NO N2 एक्सेट्रा, इस तरीके के ग्लासी सॉलिड्स। तो CO ये गैस है, इसको हम क्या करते हैं? एक बार तो स्लोली कूल करते हैं और एक बार सडनली कूल करते हैं। जब इसको स्लोली कूल करते हैं तो ये गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में, और जब धीरे धीरे होगी तो जो इसके पार्टिकल्स हैं वो एक इस तरीके से अरेंजमेंट में अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, और जब इस तरीके से होंगे तो यहाँ पे एंट्रोपी क्या होगी? कम। लेकिन जब इसको एकदम से ठंडा किया जाता है तो ये गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड तो बनती है, लेकिन इसकी जो पार्टिकल हैं वो जहाँ हैं वहीं पे ही जम जाते हैं। तो यहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं है, तो एंट्रोपी 0 नहीं होगी, एंट्रोपी यहाँ पे बढ़ जाएगी। ठीक है, अब ग्लासी सॉलिड्स क्या होते हैं? ग्लासी सॉलिड्स बिकॉज इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लास, सिलिका जो होता है हाई टेम्परेचर पे होता है, और जब इसको सडनली कूल किया जाता है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ठंडी हो जाती है। इस वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं वो जहाँ होते हैं वहीं के वहीं जम जाते हैं। सो व्हेन दीज गैसेस आर कूल्ड सडनली देन दे स्टॉप वेयर दीज गैसेस आर। जहाँ पे भी वो गैसेस होती हैं, जिस भी जगह पे पार्टिकल होते हैं वो एकदम से जम जाते हैं, इसलिए एंट्रोपी यहाँ पे 0 नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये था ऑल अबाउट थर्मोडायनेमिक्स। इसके बाद हम थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम थर्मोकेमिस्ट्री लेके आएंगे। थैंक यू।